आपने अपने जीवन में पहली बार ऐसा सुना होगा कि एक बेटी ने अपनी माँ को मार डाला। वहाँ कम से कम 10-12 करोड़ की संपत्ति तो उनकी है। इसके बाद में अगर हम जयपुर में वैल्यूएशन करने जाएं तो कम से कम 2 मकान तो 2.5-3 करोड़ के हैं। सर मैं सबसे बड़ी बात करता हूँ, हमारा जो समाज है, जिस तरीके से समाज का डिवोल्यूशन जो नजर आ रहा है, जिस तरीके से घटनाएं घट रही हैं, तो इसमें सबसे बड़ी बात ये आती है कि मैंने पहली बार मेरे जीवन में, और शायद मैं समझता हूँ, आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपने अपने जीवन में पहली बार ऐसा सुना होगा कि एक बेटी ने अपनी माँ को मार डाला। मैंने बहुत सुना है बेटे ने मार दिया, क्योंकि मैंने कभी बेटी के द्वारा माँ को मारते हुए आज तक मैंने कभी ऐसी अप्रिय घटना नहीं सुनी। तो यही सुनते ही मेरी रूह कांप जाती है, समाज के हर व्यक्ति की रूह कांप रही है। भारत का कोई भी व्यक्ति ऐसा सोचने में विवश हो रहा है कि आखिर एक बेटी अपनी माँ को कैसे मार सकती है। ये सोचने पर भी आदमी मजबूर हो जाता है। तो ये सभी लोगों को डाउट तो इस चीज का सब व्यक्ति को है, जिसने भी ये खबर सुनी है और जिस तरह से ये खबर बूम हुई है। बाकी मर्डर तो रोज होते हैं, रोज हत्याएं हो रही हैं, लेकिन जिस तरीके से ये सोशल मीडिया पे जिस तरह से हाईलाइट हुआ है मैटर, तो महत्वपूर्ण ये नहीं हुआ कि हत्या हुई है, महत्वपूर्ण हुआ कि एक बेटी ने अपनी माँ की हत्या की है। ये सोचने पर सभी को मजबूर कर दिया। मेरी बहनों जो थे वो उनका ब्रेन हेमरेज हुआ था, और ब्रेन हेमरेज में फर्स्ट बार हुआ था वो सही हो गए थे, सेकंड बार में हॉस्पिटल में वो रहे थे, 90 हॉस्पिटल में 90% सही हो गए थे। बाद में उनको ये आयुषी और बलराम अपनी मर्जी से प्राइवेट जगह ले गए, 3-3.25 महीने को गोपनीय जगह पर रखा। बाद में 9 अप्रैल 2025 को हॉस्पिटल में भर्ती कराया, संदिग्ध परिस्थिति में भर्ती कराया। जिस दिन को भर्ती कराया उस दिन बॉडी के 90% पार्ट डैमेज थे। तो जाहिर सी बात है कि जब मैंने सिंपल एप्लीकेशन लिख करके इतने भारी मात्रा में अपराधी पकड़ में आए और उन्होंने ये कबूल भी किया है कि हमने प्रॉपर्टी के लालच में सारा काम किया है, तो कैसे इनकार किया जाए कि प्लान ए प्लान बी के रूप में रहा होगा, तो प्लान ए भी कहीं ना कहीं रहा होगा। सर जिस तरीके सारे अपराधियों ने कबूल किया है कि हमने संपत्ति लालच में ये घटना को अंजाम दिया है, तो संपत्ति लालच जब ही सक्सेस होगा, प्लान ए सक्सेस किया होगा उन्होंने। अगर यह जिंदा होते तो प्रॉपर्टी का प्लान सक्सेस कैसे होता? सर प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन की बात करें तो कम से कम भरतपुर में तो सेवर चौराया है, वहाँ कम से कम 10-12 करोड़ की संपत्ति तो उनकी है। इसके बाद में अगर हम जयपुर में वैल्यूएशन करने जाएं तो कम से कम 2 मकान तो 2.5-3 करोड़ के हैं। जीजाजी की मृत्यु के बाद में जो अन्य बेनिफिट बाकी थे वो बेनिफिट 87 लाख रुपए के हैं। चौथी बात आती है कि जिस तरह से घटना कारित की गई है और दुर्घटना से घटना कारित की गई है, तो इसका जो मुआवजा मिलता है, क्योंकि सिस्टर ऑन ड्यूटी थी, तो वो भी मुआवजा मैं समझता हूँ, जहाँ तक मैं ज्ञान लीगल रखता हूँ, 1-1.25 करोड़ का वो उनको मुआवजा मिलता। तो जिस तरीके से इन्होंने जिस तरीके से इसको एस्टिमेट करके चले हैं और पूर्णतः सुनियोजित प्लान उन्होंने बनाया है, तो लमसम में संपत्ति 22-23 करोड़ की बनती है। सरकार से मेरे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि जिस तरीके से ये इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, उस इन्वेस्टिगेशन से मैं 60% ही संतुष्ट हूँ। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये घटना 3 तारीख की है। मुख्य मुलजिम जो बलराम है वो अभी तक पकड़ में नहीं आया। तो क्या ऐसा संभव है कि जब उसके पिता को पकड़ लिया गया 5 तारीख को, तो उस बलराम की इतनी औकात है कि पुलिस अपना 3rd डिग्री इस्तेमाल करे, वो आज तक पकड़ में नहीं आता? ऐसा संभव नहीं है। मेरा आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि या तो इसकी सीबीआई जांच हुआ या सीआईडी से भी जांच हुआ। सर जिस तरीके से एक सामान्य एफआईआर कटाने पर भारी मात्रा में अपराधियों को पकड़ा गया है, तो जिन्होंने हर अपराधी ने ये कबूल किया है कि हाँ हमने अमुक 14 करोड़ संपत्ति के लालच में, सरकारी नौकरी के लालच में हमने ये काम को अंजाम दिया है। और कब से ये अप्रिय घटनाएं, कभी तांत्रिक क्रिया के माध्यम से, कभी रिहर्सल के माध्यम से, कभी पत्थर फेंकना, कैमरा, जिस तरीके से आपने सोशल मीडिया पर देखा है, तो कैसे इनकार किया सकता है कि प्लान बी से पूर्व प्लान ए को रचित नहीं किया गया हो? सर डर तो ऐसा है कि जब मैंने मेरी बहन की न्याय के लिए मैं कदम आगे बढ़ा, तो डर तो ठाकुर जी से स्नेह रखता हूं, तो ठाकुर जी की कृपा मेरे ऊपर पूरी है और मन्ना सभी को है। सर मेरे पूरे परिवार में डर का माहौल है, इसमें निसंदेह कोई वो नहीं है। लेकिन सर जब मेरी बहन गई है तो सर जाना तो मुझे भी है, हर प्राणी को जाना है, तो मैं तो सिर पे कफन बांध के निकला हूँ। राजस्थान से कलयुग की एक खौफनाक और रोंगटे खड़े करने वाली वारदात सामने आई है, जिसने माँ बेटी के पवित्र रिश्ते को भी कलंकित किया है। दरअसल 23 साल की एक बेटी ने अपनी ही माँ की सुपारी देकर उसको मौत की घाट उतार दिया। इस पर बातचीत करने के लिए
उसके मामा हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। क्या नाम हुआ आपका? एडवोकेट चंद्रप्रकाश शर्मा। काफ़ी गंभीर आरोप आपकी भांजी पर लगे हैं कि उसने आपकी बहन को जिस तरह के 7 लाख रुपए की सुपारी दी और फिर उनकी मौत करवा दी, क्या कहेंगे? देखिए, पूर्ण रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि आयुषी जो है उसको मोहरा बनाया गया है, क्योंकि 23 साल की आयुषी जो कि स्वयं एक स्टूडेंट है और अभी कॉलेज में पढ़ रही है, लॉ की पढ़ाई कर रही है, तो उसके लिए 7 लाख रुपए जुटा पाना एकदम से संभव नहीं था। उसके अलावा इतना बड़ा षड्यंत्र जो है उसको अंजाम देना और पूरे सुनियोजित तरीके से जैसा ये हत्या हुई है, ये सब करना उसके अकेले की बस की बात नहीं थी। तो निश्चित रूप से उसका कोई ना कोई सहयोगी रहा है, कोई ना कोई मास्टरमाइंड है जिसने इस पूरे काम को अंजाम दिया है। हमारा शक जो है यहाँ पर हमारा जो शक है वो मोहन के ऊपर है और बलराम शर्मा जो कि उसका रिश्ते में तो भाई लगता है, उसके ऊपर जो है उसका शक है। क्योंकि देखिए, बलराम शर्मा अभी तक फरार है, पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है और उसी ने जो है यहाँ पर 7 लाख रुपए की व्यवस्था की है। सुपारी देके जो है स्कॉर्पियो कार का अरेंज किया और स्कॉर्पियो कार ने इस तरीके से नीरज शर्मा को कुचलकर जो है मार दिया। यहाँ पर ऐसा भी पुलिस को मालूम चला है कि 1 महीने पहले भी थार कार का इन्होंने व्यवस्था की थी और थार कार ने रैकी करके नीरज शर्मा को मारने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल हो नहीं पाए और उसके बाद में जो है तांत्रिक विधि के द्वारा तंत्र मंत्र करके भी नीरज शर्मा की हत्या करने का आयुषी शर्मा और बलराम शर्मा ने प्रयास किया। 1 मार्च 2026 को बलराम शर्मा अपने कुछ सहयोगियों के साथ में नीरज शर्मा के रविंद्र नगर आवास पर आता है और जबरन वहां पर घुसकर कब्जा करने का प्रयास करता है, मारपीट करता है। उनके 15 साल के बच्चे को, जो मंदबुद्धि बच्चा है, उसके साथ मारपीट करता है। तकरीबन 2 लाख रुपए, कुछ जेवरात और कुछ सामान चुराकर वहां से ले जाता है। इस संबंध में नीरज शर्मा ने प्रतापनगर थाने में लिखित रूप से शिकायत भी दर्ज करवाई थी, लेकिन पुलिस ने कोई भी एक्शन नहीं लिया, ना ही पुलिस ने मामले में कोई तहकीकात की, आरोपियों को पकड़ा। उसके बावजूद भी नीरज शर्मा ने मौखिक रूप से कई बार जो है प्रतापनगर थाने में जाके शिकायत करी, लेकिन पुलिस ने कोई ध्यान नहीं दिया। अगर पुलिस जो है प्रतापनगर थाना पुलिस नीरज शर्मा की शिकायत पर आरोपियों की धरपकड़ करती, उनसे कड़ी पूछताछ करती या उन्हें पाबंद करती, तो आज ये नौबत नहीं आती, नीरज शर्मा को बचाया जा सकता है। ये बताइएगा, काफ़ी गंभीर आरोप लगा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं आयुषी को बरगलाया जा रहा है। ये जो बलराम है, ये पेशे से क्या है, क्या करता है? और ये भी बताइएगा, चूंकि रिश्ते में तो चचेरा भाई है, लेकिन क्या इनके और कोई संबंध भी हैं, प्रेम संबंध भी हैं? देखिए, जैसा आसपास के पड़ोसी बताते हैं, इनके घर में हमेशा लॉक रहता था और बलराम शर्मा और आयुषी शर्मा दोनों एक ही घर में, एक ही कमरे में पति पत्नी के रूप में लिविंग रिलेशनशिप में रहते थे और ऐसा माना जा रहा है कि इनकी योजना थी कि शादी करने की। तो बड़े आश्चर्य की बात है कि एक बहन भाई इस प्रकार के रिलेशन में थे। बलराम ने आयुषी को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में, अपने कब्जे में कर रखा था। जैसा बलराम कहता था वैसा ही आयुषी जो है वो करती थी। और यहाँ पर देखिए, बलराम का जो पिता है मोहन, उसकी माँ बलदेई, वो उसका भाई कृष्णा, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार करके कुछ ही समय बाद छोड़ दिया। पुलिस ने ना तो कृष्णा से कोई पूछताछ करी, ना ही और अन्य कोई कार्य किया। तो यहाँ पर सुनियोजित तरीके से आयुषी जो है, आयुषी के माध्यम से आयुषी को मोहरा बना के इन्होंने जो है वो हत्याएं जो है वो की है। सिर्फ अनुकंपा नियुक्ति पाना ही मकसद था या फिर जो उनकी संपत्ति है उसको भी हड़पना चाहते थे ये दोनों मिलकर? देखिए, अनुकंपा नियुक्ति जो है वो पिता की मृत्यु के बाद में राजस्थान हाईकोर्ट में इस नौकरी को पाने के लिए जो है आयुषी शर्मा ने आवेदन किया था। चूंकि आयुषी ग्रेजुएट नहीं थी, तो नियुक्ति जो है आयुषी की जगह उसकी माँ को मिल गई थी। माँ ने आयुषी को ये भी कहा था कि भाई, जब आपकी ग्रेजुएशन हो जाएगी तो मैं आपको ये जॉब ट्रांसफ़र कर दूंगी। तो यहाँ पर एक लालच तो इस नियुक्ति को पाना था। उसके अलावा बलराम और उसके पिता विजय वशिष्ठ की संपूर्ण संपत्ति, जो कि हाईवे पर इनके 5 बीघा खेत है, कुछ इनकी प्रॉपर्टी है, कुछ एफडीआई है, उनको पाना चाहते थे। तकरीबन 15-20 करोड़ की इनकी संपत्ति है, उसको प्राप्त करना चाहते थे। तो यहाँ पर देखिए, संपत्ति को पाना तो बलराम और उसके पिता चाहते थे, अनुकंपा पर नियुक्ति आयुषी चाहती थी। आयुषी के माध्यम से जो है इनकी माँ, यानी कि आयुषी की मदर जो है नीरज शर्मा, उसकी हत्या करवा दी गई। हमें पूर्ण आशंका है कि निश्चित रूप से नीरज शर्मा के पति
विजय वशिष्ठ जो है उनकी मृत्यु भी संदिग्ध परिस्थिति में हुई है। तो हो ना हो ये मौत जो है विजय वशिष्ठ की वो भी एक हत्या हो सकती है। तो आप काफी गंभीर आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि विजय शर्मा की जो मौत है, जो आपके जीजा जी थे, वो तो काफी पहले हुई थी और पहले ही कहा जा रहा था कि वो नेचुरल डेथ थी। तो आपको लगता है कि वो भी प्लान मर्डर था? जी हाँ, देखिए हमने प्रतापनगर थाना पुलिस में सामान्य एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसमें हमने केवल शंका के आधार पर हत्या करना जो है वो किया था। लेकिन जब पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा तो एक नहीं 7 आरोपी जो है पुलिस की पकड़ में आ गए। उसके अलावा बलराम शर्मा अभी तक फ्री है, उसको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। अगर बलराम शर्मा को पुलिस गिरफ्तार करके और 3rd डिग्री इस्तेमाल करते हुए कड़ाई से पूछताछ करे तो हो सकता है बलराम शर्मा के अलावा अन्य कई और आरोपी, अन्य और कई सहयोगी उसके पकड़ में आ सकते हैं और कई नए खुलासे जो है वो हो सकते हैं। और यहाँ पर जो है इन दोनों के बीच में प्रेम संबंध थे, आयुषी और बलराम शर्मा के बीच प्रेम संबंध थे, संपत्ति हड़पना चाहते थे, पिता की मृत्यु में भी इनका हाथ था। और यहाँ पर उन्होंने जो है भरतपुर से या अन्य जगह से जो है गाड़ी की व्यवस्था की और पूरी तरीके से सुनियोजित तरीके से इसको मार दिया। आयुषी के और कोई भाई बहन है? देखिए आयुषी का एक 15 वर्ष का भाई है जो कि मंदबुद्धि है, जो कि सोच समझ नहीं सकता और निश्चित रूप से जो है माँ की मृत्यु के बाद में हो सकता है अगला टारगेट इनका भाई भी हो। लेकिन आप जिस तरीके से खुलकर बात कर रहे हैं, आप आरोप आयुषी पर लगा रहे हैं, हालांकि वो पुलिस गिरफ्त में, तो आप लोगों को कोई डर की शंका नहीं नजर आ रही? देखिए इस समय हमें जो है हमारी बहन जो है उसके प्रति हमारा जो स्नेह है वो सर्वोपरि है। बाकी देखिए हमारा इष्ट है, हमें उसके पर आस्था है पूर्ण रूप से। अब जो होना था वो हो गया, लेकिन हम न्याय चाहते हैं। इसके अतिरिक्त मैं राजस्थान सरकार में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी से ये प्रार्थना करना चाहूँगा, ये निवेदन करना चाहूँगा कि मामले की जो है निष्पक्ष जांच हो और सीआईडी सीबी से इसकी जांच करवाई जाए और यहाँ पर स्वयं जो है संज्ञान लेकर वो इस मामले में देखें कि ये मामला आखिर है क्या। ये मामला आपके सांगानेर थाना क्षेत्र का मामला है और ये भरतपुर का ही मामला है साहब। तो अगर आप इसमें मामले में श्री भजनलाल जी, अगर आप इस मामले की सही तरीके से देखरेख करें और आप देखें कि आखिर ये किसकी मृत्यु हुई है, तो ये मेरी बहन नहीं, ये आपकी बहन है, आपके परिवार का ही मामला है साहब। बातचीत के लिए शुक्रिया। तो आयुषी के मामा टाइम्स नाउ नव भारत से खास बातचीत में कह रहे हैं कि जिस प्रकार से आयुषी ने अपनी माता की सुपारी देकर हत्या करवाई है, उसी तरह बीते दिनों जिस प्रकार से उनके पिता की मौत हुई थी वो भी एक सामान्य या नेचुरल मौत नहीं थी, वो भी प्री प्लान मर्डर था और तंत्र विद्या का इस्तेमाल भी साफ तौर पर वो करती आ रही थी और उनके चचेरे भाई जो बलराम है उसके साथ उसके प्रेम संबंध थे और संपत्ति को हड़पने के लिए आयुषी ने इस प्रकार की तमाम घटनाओं को अंजाम दिया है। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ लखवीर सिंह शेखावत, टाइम्स नाउ जयपुर।